haunted world. तेज बारिश लगातार आसमान को पीट रही थी। हर कुछ सेकंड में बिजली की गड़गड़ाहट अंधेरे को चीर देती और उस शोर के पीछे बहुत दूर कहीं हॉस्पिटल के पुराने जनरेटर की एक भारी थकी हुई आवाज गूंज रही थी। रात के ठीक 2 बज चुके थे। मेट्रो सेंट्रल हॉस्पिटल का मुर्दा घर, जहां आमतौर पर मौत के बाद भी सन्नाटा रहता है, लेकिन आज कुछ अलग था। फिर हवा के भीतर एक धीमी सी फुसफुसाहट उभरी। ऐसी नहीं कि एक ही आवाज हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई सांसें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। डॉक्टर रोहन ने थकी हुई आंखों से चारों तरफ देखा, फिर हल्की सी आवाज में बोले, अनिका, क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? अनिका उस अस्पताल में एक इंटर्न थी। अनिका ने कहा, सर, मैंने सुना है मुर्दा घर में कभी कभी डेड बॉडीज आपस में बातें करती हैं। रोहन ने हल्की हंसी से बोला, बकवास। तुम मेडिकल स्टूडेंट्स को हॉरर मूवीज देखना बंद कर देना चाहिए। मुर्दा घर का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। लोहे की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसके तुरंत बाद स्ट्रेचर के पहियों की आवाज गूंजी, फर्श पर घिसटते हुए, हर कदम के साथ मौत की मौजूदगी का एहसास कराते हुए। अटेंडेंट अंदर आया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह रोज यही करता हो। वह रुका और बोला, सर, बॉडी नंबर 407, फीमेल, लगभग 28 साल, पुलिस ने नदी से निकाला है। डॉक्टर रोहन की नजरें स्ट्रेचर पर टिक गईं। उन्होंने सफेद चादर के नीचे पड़े शरीर को ध्यान से देखा। अजीब है, 3 दिन नदी में रहने के बाद भी बॉडी ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन में है। डिकॉम्पोजिशन 0। अनिका हकलाते हुए बोली, सर, इसकी आंखें थोड़ी खुली हैं और मुझे लगा जैसे वो हिल रही हूं। डॉक्टर रोहन ने गहरी सांस ली। उन्होंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और बोला, पोस्टमार्टम के बाद ऑक्यूलर मूवमेंट पॉसिबल होता है, बट उनका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दोनों की नजरें एक साथ शव के चेहरे पर टिक गईं। धीरे धीरे उसकी पलकें पूरी तरह खुल गईं। कमरे की ठंडी रोशनी में उसकी आंखें अब सीधे छत को घूर रही थीं। अनिका की चीख मुर्दा घर की दीवारों से टकराई। सर, इट ब्लिंक्ड! एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। रोहन ने बोला, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, बस इमेजिनेशन है। उनकी आवाज में भरोसा कम, डर ज्यादा था। उन्होंने स्केलपल उठाया। धातु की ठंडी चमक लाइट में झिलमिला उठी। जैसे ही ब्लेड ने त्वचा को छुआ, एक सूखी सी कटने की आवाज गूंजी। रोहन अचानक रुक गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। रुको, ये क्या? खून बिल्कुल नहीं है। कमरे की हवा और भारी हो गई। सर, वो फुसफुसाहट और तेज हो रही है। अब वो आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कई गले एक साथ किसी भूली हुई भाषा में कुछ दोहरा रहे हों। और इस बार वो आवाजें शव के अंदर से आ रही थीं। मत काटो, वो देख रही है, हम सब देख रहे हैं। रोहन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? मुर्दा घर की सभी बॉडी का लॉकर हिलने लगती है। अनिका बोली, सर, सारे लॉकर्स हिल रहे हैं। डर के बावजूद डॉक्टर रोहन ने बॉडी नंबर 407 की छाती खोल दी। उनके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं, लेकिन जिज्ञासा और पेशे की जिद डर से बड़ी साबित हो रही थी। जैसे ही छाती का हिस्सा अलग हुआ, रोहन की आंखें फैल गईं। अंदर दिल की जगह धातु की चमक थी। पतली सी वायर्स, छोटे छोटे मैकेनिकल कंपोनेंट्स धीरे धीरे कंपन कर रहे थे, जैसे कोई मशीन अभी भी चालू हो। ये इंसानी नहीं है, वायर्स, मैकेनिकल पार्ट्स, लेकिन ये तो ह्यूमन बॉडी है। अचानक बॉडी नंबर 4
107 के होंठ हल्के से कांपे, लेकिन चेहरा बिल्कुल स्थिर था। आंखें छत पर टिकी हुई और आवाज आई, ह्यूमन नहीं, अब नहीं। अनिका के हाथ से ट्रे गिर गई। सर बॉडी बोल रही है। हम यहाँ पेशेंट थे, डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमारे ऑर्गन्स बदले गए, हमें मशीनों से जोड़ा गया। अब हम मर नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। नाइट डॉक्टर्स वो अब भी यहाँ है। रोहन का गला सूख गया। किसने किया ये सब? उन्होंने लगभग चीखते हुए पूछा। उनकी आवाज डर और गुस्से के बीच कांप रही थी। मुर्दा घर के सभी लॉकर्स के अंदर से एक साथ आवाज आई, वो अब भी यहाँ हैं। फर्श के नीचे से हल्की सी कंपन महसूस हुई। रोहन और अनिका ने एक साथ नीचे देखा। मॉर्ग के फर्श पर, जहां सालों से कुछ नहीं बदला था, एक पतली सी दरार उभर आई थी और उस दरार के नीचे से हल्की लाल रोशनी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, इस बार साफ शब्दों में, नीचे आओ। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और एक भारी सी आवाज के साथ नीचे उतरना शुरू हुआ। कमरा धीरे धीरे जमीन के नीचे डूबने लगा। पुरानी केबल्स की खींचने की आवाज, धातु के घिसने की किरकिराहट और एक अजीब सी लगातार गूंजती हमिंग। लिफ्ट के अंदर की लाइट हल्की हल्की झपक रही थी। दीवारों पर पड़ती परछाइयां हर झटके के साथ लंबी हो जाती, फिर सिकुड़ जाती। अनिका ने कांपती आवाज में स्क्रीन की तरफ देखा। डिस्प्ले पर चमक रहा था, बेसमेंट लेवल 3। सर बेसमेंट लेवल 3, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। उसकी उंगलियां बटन पैनल पर जमी रह गईं। लिफ्ट के फर्श के नीचे एक पल के लिए कुछ हल्की सी दस्तक सुनाई दी। रोहन ने गहरी सांस ली, चेहरा सख्त करने की कोशिश की, लेकिन आंखों में डर साफ था, क्योंकि ऑफिशियली ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिफ्ट अचानक झटका खाकर रुक गई। एक पल के लिए पूरी अंधेरी, फिर दरवाजे धीरे धीरे खुले। उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। छत से लटकती टूटी पाइपलाइन से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हवा में जंग और किसी जले हुए मांस जैसी गंध थी। एक सीक्रेट लैब, भूला हुआ, छुपाया हुआ, जैसे इतिहास ने खुद से मिटा दिया हो। अंदर पुराने सर्जिकल टेबल्स रखे थे, जंग लगे मशीन, दीवारों पर लटकी टूटी मॉनिटर्स और फर्श पर पड़े सूखे काले दाग। लेकिन एक टेबल, वो बाकी सबसे अलग था। उस पर कोई जंग नहीं थी, उसकी सतह चमक रही थी, जैसे अभी अभी साफ की गई हो। अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथ से टेबल को छुआ और झटके से हाथ पीछे खींच लिया। सर ये टेबल अभी भी गर्म है। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक सर्जिकल ट्रे में रखे इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप खनखनाने लगे। स्कैल्पेल हवा में हल्का सा उठ गया। फोरसेप्स धीरे धीरे घूमने लगे और फिर एक आवाज, खाली दीवारों से नहीं, सीधे उनके पीछे से। Fresh subjects. Perfect. लाइट्स तेजी से फ्लिकर करने लगी। हर फ्लिकर में कुछ सेकंड के लिए 3 परछाइयां दिखाई देती, फिर गायब, फिर एक आखिरी तेज चमक, और वो सामने थे 3 डॉक्टर, पुरानी सर्जिकल ड्रेस में, कपड़े जले हुए, चेहरे पिघले हुए, त्वचा मोम की तरह टपकती हुई, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे।
पहला डॉक्टर आगे बढ़ा और बोला, 1978 की आग में हम मर गए, लेकिन हमारा काम नहीं। दूसरा डॉक्टर, जिसके आधे चेहरे पर धातु की प्लेट जड़ी थी, धीरे से मुस्कुराया और बोला, इमोर्टैलिटी मशीनरी के जरिए। तीसरे ने अपना जला हुआ हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के सिरों से पतली मेटालिक वायर्स लटक रही थी। अब हमें नए शरीर चाहिए तुम दोनों का। कमरे की मशीनें एक साथ चालू हो गईं। पुरानी स्क्रीन्स पर लाल लाइटें चमकने लगी। सर्जिकल टेबल की बेल्ट अपने आप खुलकर फैल गई। रोहन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की लाल रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। मशीनों की आवाजें तेज हो रही थीं और तीनों भूत डॉक्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक तेज कदमों की आवाज, फर्श पर जूतों की घबराई हुई धमक, पीछे से धातु के दरवाजों के बंद होने की गूंज। अनिका ने लिफ्ट के बटन बार बार दबाए। सर, लिफ्ट काम नहीं कर रही। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल एरर चिन्ह चमक रहा था। रोहन ने मुड़कर पीछे देखा। गलियारे के अंत में अंधेरा जैसे जिंदा हो गया था। तभी रोहन ने अनिका से कहा, स्टेयर्स, जल्दी चलो। दोनों दौड़ पड़े, लेकिन तभी दीवारों के अंदर से एक गूंजती हुई ठंडी आवाज आई। तीनों भूत डॉक्टर अब सामने नहीं थे। उनकी आवाज हर जगह थी। हम दीवारों में हैं, पाइप्स में हैं। अचानक तेज धमाका। छत की पाइपलाइन फट गई। टूटे पाइप से काला गाढ़ा तरल तेजी से बहने लगा, फर्श पर फैलता हुआ, जूतों से टकराता हुआ। उससे अजीब सी धातु और सड़े खून जैसी गंध आ रही थी। अनिका फिसलते फिसलते बची। उसने हाथ में लगा तरल देखा। ये पानी खून और तेल जैसा है। तरल उनके पैरों के चारों ओर फैलने लगा, दीवारों पर चढ़ने लगा, जैसे कोई जिंदा चीज उन्हें घेर रही हो। रोहन ने ऊपर देखा। पाइपलाइन के भीतर कुछ हिल रहा था, मानो काली परछाइयां तरल के साथ बह रही हों। तभी रोहन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। वो बाहर से नहीं आई थी, वो अंदर से आई थी। फायर, आग। इस जगह को सिर्फ आग ही साफ कर सकती है। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया, बेसमेंट के कोने में रखे बड़े सिलेंडर। उसने अनिका का हाथ पकड़ा। ऑक्सीजन टैंक, चलो हम उसे आग लगा देते हैं। अगर यह जगह मशीनरी से जिंदा है तो इसे जलाना ही होगा। पीछे से दीवारें कांपने लगीं। काला तरल तेजी से उनकी ओर बढ़ा। पाइपों के अंदर से फुसफुसाहट गूंज रही थी। भागो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। रोहन ने दूर कोने में रखे सिलेंडरों की तरफ इशारा किया। लाल लाइट चमक रही थी। काला तरल धीरे धीरे उन तक पहुंच रहा था। समय बहुत कम था। अगर उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया तो अगला सर्जिकल टेबल उनका इंतजार कर रहा था। लाल रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि पूरी लैब किसी नर्क जैसे चमक रही थी। दीवारें कांप रही थीं। काला तरल सिलेंडरों तक पहुंचने ही वाला था और तीनों भूत डॉक्टर उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। उसी अराजकता के बीच अनिका ने अचानक रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दृढ़ता। अनिका ने चिल्लाते हुए बोली, सर, मैं सिग्नल भेज सकती हूँ। ऊपर इमरजेंसी लाइन अभी भी कनेक्टेड है। आप भागो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनके पीछे दीवार से जैसे परछाइयां अलग होकर आकार लेने लगीं। तीनों भूत डॉक्टर एक साथ बोले, 2 वेसल्स परफेक्ट। उनकी काली खोखली आंखें चमक उठी।
अनिका ने रोहन का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ मजबूत। अगर हम दोनों यहीं रहे तो सब खत्म हो जाएगा। किसी को सच पता चलना चाहिए। सब जला देना। रोहन कुछ कह पाता उससे पहले अनिका ने उसे पूरी ताकत से पीछे की ओर धक्का दे दिया। वह फिसलता हुआ दरवाजे के पास जा गिरा। एनिका! रोहन चिल्लाया, लेकिन लिफ्ट ऊपर उठने लगी थी। नीचे लाल रोशनी और तेज हो गई। तीनों भूत डॉक्टर आनिका के चारों ओर घूमने लगे। मशीनें चरम पर गूंज रही थीं। ऑक्सीजन सिलेंडरों के पास काला तरल पहुंच चुका था। आनिका ने आखिरी बार ऊपर की ओर देखा। उसने इमरजेंसी पैनल पर हाथ मारा। एक तेज स्पार्क उठा और अगले ही पल कानों को चीर देने वाली चीख, धातु के फटने की आवाज और फिर भयानक एक्सप्लोजन। पूरा बेसमेंट आग की लपटों में घिर गया। लिफ्ट के भीतर खड़ा रोहन गिर पड़ा। झटके से लिफ्ट ऊपर की मंजिल पर आकर रुक गई। ऊपर पूरा अस्पताल हिल गया था। नीचे आग सब कुछ निगल रही थी। शीनें पिघल रही थीं, पाइपलाइन फट रही थीं और भूत डॉक्टरों की आवाजें धीरे धीरे राख में बदलती हुई गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही सब शांत होने लगा, आग की लपटों के बीच एक सर्जिकल टेबल अब भी खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित। उस पर बंधी बेल्ट धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगी और राख में से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। एक्सपेरिमेंट जारी है। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन अस्पताल की दीवारों पर रात की राख अब भी चिपकी हुई थी। बेसमेंट को पूरी तरह सील कर दिया गया था। पीले टेप, पुलिस बैरियर और भारी चुप्पी। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी गई, गैस लीक एक्सप्लोजन। बस इतना ही। अनिका ने मेरी जान बचाई, लेकिन वो अब भी वहां है। पुलिस अफसर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संदेह था। वह फाइल बंद करते हुए बोला, डॉक्टर, बेसमेंट 40 साल से बंद है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे सच और झूठ आमने सामने खड़े हों। रोहन ने कहा, आप गलत हैं, सब वही है। उसके शब्दों के साथ कमरे की लाइट एक पल के लिए हल्की सी झपकी। रात फिर से उतर आई थी। अस्पताल की ऊंची इमारत बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। डॉक्टर रोहन अपने केबिन में अकेला बैठा था। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसकी पीली रोशनी दीवार पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। टेबल पर उसका स्टेथोस्कोप रखा था, वही स्टेथोस्कोप जिससे वो हर दिन लोगों की धड़कन सुनता था। अचानक बहुत धीमी फुसफुसाहट। रोहन ने कांपते हाथों से स्टेथोस्कोप कानों में लगाया। पहले सन्नाटा, फिर कई आवाजें एक साथ। हम गए नहीं, हम वायर्स में हैं, पानी में। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो, पूरे हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन चाहिए अभी। तभी दीवार के अंदर से आवाज आई, धीमी, ठंडी, रेंगती हुई। टू लेट डॉक्टर, हम तुम्हारी दीवारों में हैं। अचानक दीवारों के अंदर तेज खरोंच, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दीवार पर एक पतली दरार उभरी। अंदर से हल्की लाल रोशनी चमकी और फिर सब कुछ शांत, पूरी तरह शांत। कुछ सेकंड बाद पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, प्रयोग कंटिन्यूस।